अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़ज़ ख़वातीन साहब, प्रोग्राम राइट एंगल के साथ मैं हूं अली मुमताज़। नाज़रीन, इलेक्शंस की अब इलेक्शन मुहिम जोर पकड़ती जा रही है। अब से कुछ दिन पहले हर किसी को ये शिकवा था, हर किसी का सवाल था कि अगर इलेक्शंस 8 फरवरी को होने जा रहे हैं तो अब तक इलेक्शन मुहिम क्यों नहीं चलाई जा रही? क्या वजह है कि जलसे नहीं हो रहे हैं? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हमें मुतहरिक नजर आ रही है, लेकिन पीएमएलएन की तरफ से हमें कोई जलसे, कोई कॉर्नर मीटिंग्स या उस तरह से जो इलेक्शन की गहमा गहमी होती है वो दिखाई नहीं दे रही है। तो अब हम उस फेज में दाखिल हो चुके हैं कि जब हमें कॉर्नर मीटिंग्स होते हुए भी नजर आ रही हैं, हमें जलसे होते हुए भी नजर आ रहे हैं, और पीएमएलएन ने भी अपने जलसों का आगाज कर दिया। और कल पहला बड़ा जलसा था जो कि पीएमएलएन की तरफ से हुआ ओकाड़ा में, और इस जलसे से खिताब किया मरीम नवाज साहिबा ने। उसके बाद आज भी लाहौर शहर में उनकी इंतखाबी मुहिम थी। दूसरी तरफ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से भी पंजाब में, जनूबी पंजाब में, सिंध में इलेक्शन मुहिम हमें होती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन अगर किसी की इलेक्शन मुहिम उस तरीके से उस थ्रॉटल पे नजर नहीं आ रही है तो वो पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की नजर नहीं आ रही है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तरफ से रजिस्टर्ड पार्टीज की तफसील भी जारी हो चुकी है, उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का नाम मौजूद है, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का सदर कौन है वहां पर वो तफसील दर्ज नहीं है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए यकीनन मुश्किलात हैं, कुछ इंटरनल इशूज भी सामने नजर आ रहे हैं कि जिसमें हमने देखा कि रऊफ हसन साहब और शेर अफजल मरवत जो पहले केपी के और अब सिंध के मुख्तलिफ इलाकों में, कराची से शुरू होकर अब अंदरून सिंध में मुख्तलिफ शहरों में जाकर कैंपेन कर रहे हैं, उनको तनकीद का निशाना बनाया गया। और शेर अफजल मरवत साहब पर तनकीद उस दिन भी हुई और ये तनकीद उस वक्त की भी है कि जब उनकी तरफ से कहा गया कि हम सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान या जस्टिस काजी फायज ईसा साहब को हम नहीं मानते, जिसकी तरदीद हुई पार्टी की तरफ से। उनकी तरफ से कहा गया कि ये पार्टी का मौकफ नहीं है। बानी पीटीआई पर जो केसेस हैं वो चल रहे हैं और बहुत तेजी से ये केसेस चल रहे हैं। इद्दत में निकाह का मामला, उस पर आज फर्द जुर्म भी आयद हो चुकी है उनकी अहलिया और बानी पीटीआई पर। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारों के जो इंतखाबी निशान हैं उसकी कंफ्यूजन अब भी बरकरार है। गो कि पीटीआई का तो ये कहना है कि हमारे लिए ये मसला नहीं है, हम हर जगह पर ये पैगाम पहुंचा देंगे कि किस हल्के में हमारा हिमायत याफ्ता उम्मीदवार मौजूद है। और जहां तक रिजर्व्ड सीट्स की बात है कि जो कि पॉलिटिकल पार्टी जो कंटेस्ट कर रही होती हैं या किसी पॉलिटिकल पार्टी के इंतखाबी निशान पर कोई उम्मीदवार कंटेस्ट कर रहा होता है और जब वो कामयाब होते हैं तो फिर सूबाई असेंबलियों में और कौमी असेंबली में उसी हिसाब से जो जीतने वाली तादाद होती है उसी हिसाब से फिर रिजर्व सीट्स भी मिलती हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अब तक बज़ाहिर उससे महरूम है क्योंकि उनके कैंडिडेट्स बल्ले के निशान पर इलेक्शंस में कंटेस्ट नहीं करने जा रहे हैं। लेकिन दूसरा एक पहलू यह भी है कि जब उनकी तरफ से कागजात नामजदगी जमा करवाए गए थे तो बताया गया था, और उसमें यह दर्ज है कि उनका ताल्लुक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से है। साथ में एक और सवाल भी आज की तारीख में सामने आया कि जिसमें इतलात के मुताबिक बैरिस्टर गौहर अली खान से बानी पीटीआई ने जेल में उनकी सरजनिश हुई और उनसे कहा गया कि जब उनकी तरफ से कहा गया था कि साहबजादा हामिद रजा की जो जमात है उनसे इत्तेहाद किया जाए तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नजरियाती से इत्तेहाद क्यों किया गया। सवाल है पाकिस्तान का, सवाल है पाकिस्तान के मुस्तकबिल का। इंतखाबात भी इसीलिए हैं कि जमहूरी हुकूमत आए और पाकिस्तान के जो मसाइल हैं उनको एड्रेस किया जाए और पाकिस्तान के नौजवानों का मुस्तकबिल सवरे। क्या हम सही समत में हैं? क्या पाकिस्तान का मुस्तकबिल होगा इलेक्शंस के बाद? और मौजूदा जो सिनेरियो है इस पर आज के प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर सियासतदान मखदूम जावेद हाशमी साहब। हाशमी साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमें आज के प्रोग्राम के लिए ज्वाइन किया। सबसे पहला सवाल आपसे, ये जो मौजूदा सूरत हाल आपको दिखाई दे रही है, क्या आप समझते हैं कि ये तयशुदा मामला है कि हुकूमत अगली पीएमएलएन की होगी और पीएमएलएन का ही वजीर आजम होगा? देखिए, ये मेरे इल्म में तो नहीं है, ना मुझे कहीं से मालूमात है। मैं तो दूर बैठा हुआ एक आदमी हूँ जो असेस कर सकता है, चीज़ों को देखता है। इसमें मैं कहूँ कि कौन वजीर आजम होगा और किन से उनका वादा है, हो सकता है कि उन्होंने पीएमएलएन को ही ये तफवीज कर दिया होगा ओहदा कि उनका आदमी जो है वो वजीर आजम होगा नेक्स्ट इलेक्शन में। ये मेरे ख्याल में कबल वक्त की जो बातें हैं जिसके बारे में मैं कुछ कहने से कासिर हूँ। ठीक है आपके जी जी जी, मैं उसमें जी उसमें एक हाशमी साहब एक चीज मैं ऐड कर दूं कि जो अभी कैंपेनिंग जिस तरीके से हो रही है
کہ اگر ہمیں پوسٹرز بینرز بھی دکھائی دے رہے ہیں، جلسے بھی ہوتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں، تو وہ پی ایم ایل این کے دکھائی دے رہے ہیں، مطلب ان کے لیے آسانیاں ہیں. اور جب آپ کا مخالف، اور پنجاب میں مخالف یا جو سب سے زیادہ تگڑا مقابلہ ایکسپیکٹ کیا جا رہا ہے وہ پی ٹی آئی کا، اور پی ٹی آئی کے جو حمایت یافتہ امیدوار ہیں ان کا ہے، تو وہ تو اپنی کیمپین کر نہیں پا رہے ہیں. جی بالکل صحیح ہے، یہ بالکل صحیح ہے، کیونکہ دونوں کو یکساں مواقع فراہم نہیں کیے جا رہے. تحریک انصاف کا جب آپ سمبل واپس لے لیتے ہیں تو ان کو بلہ نہیں ملتا، تو عملی طور پر ان کے لیے الیکشن میں حصہ لینا ناممکن بن جاتا ہے. یہ اس طریقے سے ہم کہیں یا نہ کہیں، ایک طریقے سے انہوں نے تحریک انصاف کو کالعدم قرار دے دیا ہے، سمبل نہ دے کے. نہ ان کی سیٹیں بنتی ہیں، نہ اسپیشل سیٹ پہ ان کا کوئی منتخب ہو سکتا ہے. تو ایک بڑی پارٹی کو آپ نے الیکشن فیلڈ سے نکال دیا ہے، اور پھر اس سے توقع کریں کہ وہ بڑے جلسے کریں گے، وہ لوگوں کو جو ہے اتنا زیادہ جا کے کیمپین کے ذریعے ان کو ووٹ تو شاید پڑ جائے ان کو. وہ مجھے اتنی کوئی ایسی صورت نہیں ہے. لوگ جانتے ہیں کہ یہ پی ٹی آئی کا ہے یا مسلم لیگ کا ہے، لیکن بہرحال بنیادی فرق پڑ جاتا ہے کہ جلسہ کرنے والا کون کرے، کون آئے، کون پہنچے. وہاں تو میاں صاحب بھی پہنچ جائیں گے، محترمہ مریم نواز بھی پہنچ جائے گی، حمزہ صاحب کے بھی ہے، میاں شہباز شریف کا صاحب کے بھی ہیں. ان کے لیے تو رستے جو ہیں پی ٹی آئی کے لیے مسدود کر دیے گئے ہیں. تو اس الیکشن سے جس میں بڑی پارٹی کو عملی طور پر حصہ نہ لینے دیا جا رہا ہو، تو پھر پورے کا پورا یہ فیاسکو، یہ جو ہم الیکشن کا ایک ڈور ڈالا ہوا ہے، وہ ان فین چلا جاتا ہے. وہ بالکل ہی اس کی کہیں بھی اس کا وجود نہ آنے سے پورا جو آپ کا پروسیس ہے الیکشن کا، اس کا وجود بہت تحلیل ہو جاتا ہے. وہ انتخابات کہیں بھی نہیں جا سکتے، نہ وہ ایک مذاق ہے. وہ انتخابات نہیں ہے 28 فروری کے، اسے تو نہ کرائے تو بہتر ہے. اس سے زیادہ بحران پیدا ہوں گے اس کے الیکشن سے. ٹھیک. مخدوم جاوید ہاشمی صاحب، آپ کے شہر ملتان کی کیا صورتحال ہے، جہاں پر یوسف رضا گیلانی صاحب بھی ہیں، ان کے تینوں صاحبزادے بھی کنٹیسٹ کر رہے ہیں، شاہ محمود قریشی صاحب کے صاحبزادے، ان کی بیٹی بھی کنٹیسٹ کر رہی ہیں، اور اگر میں غلط نہیں ہوں تو آپ کے داماد بھی کنٹیسٹ کر رہے ہیں؟ کیا میرے داماد بھی کر رہے ہیں، اور وہ تحریک انصاف کی ٹکٹ پہ ہی وہ کنٹیسٹ کر رہے ہیں. اور جہاں تک شہر بانو ہے، وہ بھی مہربانوں، ان کو ایج حاصل ہے. ان کو چونکہ ایک بڑا ان کا ہلکا اثر ہے، وہ ان کو پہلے بھی جو ان کے مقابلے میں پہلے اکٹھے ہو گئے تھے، وہ اب 2 میں تقسیم ہو گئے ہیں. روکٹ صاحب اور علی موسیٰ صاحب نے مل کے 10,000 ووٹ سے مہربانوں کو شکست دی تھی. اس سے پہلے انہی ووٹوں کے ذریعے جو ان کے ہیں زین، وہ ایم این اے منتخب ہوئے تھے. چونکہ یہ ڈیوائیڈڈ تھے، وہ ایک تھے. اب پھر وہی صورت ہے کہ یہ اکیلی وہاں کھڑی ہیں، اور جو مقابلے پہ اکٹھے تھے وہ ڈیوائیڈ ہو گئے. اب وہ اس کے ووٹ کھینچ رہا ہے، وہ اس کے پیپل پارٹی میں شامل کر رہا ہے. تو کس کو کر رہا ہے؟ جو پہلے ہی علی موسیٰ کو ووٹ دے چکے ہیں ضمنی الیکشن میں. تو اس لیے اس کو فرق نہیں پڑے گا، وہ آرام سے جیت جائے گی. اسی طریقے سے زین بھی شہر سے الیکشن جہاں سے لڑ رہے ہیں، وہاں کی بہت بڑی برادریاں اس کے ساتھ کھڑی ہیں. اور جو مخالف گروپ اکٹھا تھا، وہ اس میں رانا محمود الحسن ہے، اس میں جاوید اختر انصاری ہے. وہ دونوں تو ہو چکے ہیں، لیکن تحریک انصاف کا ووٹ ایک ہی جگہ پہ قائم ہے. اسی لیے اتنا مشکل ان کے لیے نہیں ہوگا.
लेकिन रास्ता को तो कोई दे, उनको कोई कैंपेन तो करने दे, वो करने नहीं दे रहे। ठीक ये है सूरत। ठीक, एक ब्रेक लेते हैं जावेद हाशमी साहब, और वक्फे के बाद जब लौट कर आएंगे तो हम बात को आगे बढ़ाते हुए, जैसे कि मैंने प्रोग्राम की इब्तिदाई में कहा कि आगे इलेक्शंस के बाद पाकिस्तान का क्या मुस्तकबिल नजर आ रहा है, इस पर बात होगी। धांधली की जो बात होती है कि धांधली होगी, तो धांधली किस तरीके से हो सकती है, और क्या, चूंकि जावेद हाशमी साहब का इतना तजुर्बा है तो हम उनसे पूछेंगे कि अगर टर्न आउट ज्यादा हो जाए तो क्या ये वाकई दुरुस्त है कि फिर धांधली करना इलेक्शन डे पे मुश्किल हो जाता है। इस पर बात होगी एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। जी, आज के प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद हैं मखदूम जावेद हाशमी साहब। हाशमी साहब, आपके दामाद की गिरफ्तारी की इतलात आई थी, वो क्या मामला था? जी, वो अपने आरओ के पास निशान लेने गए थे, तो जो ही वह बाहर निकले तो उन्होंने पकड़ लिया, उनके आंखों पे पट्टी बांधी, और क्योंकि वो भी तहरीक इंसाफ से लड़ रहे हैं ना, जैद बार हाशमी साहब, तो उसको उन्होंने पट्टी बांध के फिर जाके एक वीरान जगह पे, किसी जगह पे छोड़ दिया। 1.5-2 घंटा वो उनकी हिरासत में रहे। देखिए, बात यह है कि जो आप सवाल उठा रहे हैं, जी, जो धांधली की जो किस्में हैं, वो तो हम उनको इजाद करने वाला मुल्क है। धांधली की इतनी किस्में हमने इजाद कर ली हैं कि अब अमेरिका ने भी धांधली करनी है तो हमसे ही सीखेंगे। हम बड़े इसमें एक्सपर्ट हैं। जब से इलेक्शन हो रहे हैं, हर इलेक्शन में एक नए तरीके की धांधली को इंट्रोड्यूस कराता है। अब ये कहते हैं कि इलेक्शन डे पे वो अगर धांधली नहीं हो सकेगी, ज्यादा टर्नआउट हो जाएगा, और मैं ये बात छोड़ दें आप। मैं देख रहा हूँ 70 से इंतखाबात को, उसमें कैसे धांधली होती है, और हर दफा होती है। मैं 12 हल्कों से MNA मुंतखब हो चुका हूँ, मेरे से ज्यादा कोई हल्कों में जीता भी नहीं है, लेकिन हर दौर में अपनी तरह की धांधली अगर एस्टेब्लिशमेंट करना चाहती हो तो वो कोई हदूद व कुयूद नहीं है, लिमिटलेस है उसका। आपके वहमो गुमान में नहीं आएगा जो नया रास्ता निकाल लिया जाएगा। ये बदकिस्मती से आने वाला इलेक्शन तो धांधली ज्यादा हो गया है अभी से, उसके प्रोसेस में ही धांधली है, उसका नतायज के अंदर भी धांधली है। ये कहना आसान है कि उस दिन धांधली नहीं हो सकती, वो हो सकती है भाई, मैं गवाह हूं इस बात का। तारीख के सामने मुझे खड़ा करें। यानी कि टर्न आउट ज्यादा भी हो जाए तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, जब किसी ने तय कर लिया कि करनी है तो वो करनी है और हो जाएगी। वो करनी है, और तय हो चुका है, तय भी हो चुका है। लेकिन मैं बताऊं, 90 में हम इलेक्शन लड़ रहे थे, वो हम धांधली हमने की, तो इस तरीके से मसलन जो बेनजीर की गवर्नमेंट चल रही थी उसको हटा दिया गया, उसकी जगह पे IGI को मौका दिया गया। नवाज शरीफ को वजीर आजम बनाना था, तो धांधली ये थी कि हमें उन्होंने 50-50 लाख या 1000 से दे दिया। हम जहाँ जाते सड़क साथ जाती, हम जहाँ जाते वहाँ बिजली का कनेक्शन उस गांव को हमारे साथ जाता। तो जो मुकाबले वाला था, पहले ही पता था कि बेनजीर को हटाया गया है, उसे लाएंगे भी नहीं। तो हम तो इलेक्शन से पहले हमारे हर वोटर को पता था, बल्कि पूरे मुल्क को पता था कि कौन MNA बनेगा। हम बन गए, जो हमारे मुकाबले वाले थे वो वही रह गए। हर दौर में नए तरह की धांधली की जाती है, और वो यही होता है कि पूरा प्रोसेस धांधली का है, वो शुरू हो जाता है। वो आखिर जो जानने वाले थे वो देख रहे होते हैं, ये नंबर 1 धांधली, नंबर 2 धांधली। आप मुझे बताए ना, जिस पार्टी का सिंबल ही नहीं होगा तो वो पार्टी का इलेक्शन लड़ेगी।
बिल्कुल ठीक। जावेद हाशमी साहब, जितना जोर भी लाएंगे। सियासतदान तो बॉयकॉट की तरफ नहीं जाता है और कहता है कि जी जिस भी हाल में हो इलेक्शन कंटेस्ट करना है, लेकिन जो अभी मौजूदा सूरत हाल आपको नजर आ रही है, क्या आप समझते हैं कि पीटीआई को इलेक्शंस का बॉयकॉट करना चाहिए, या अगर इससे भी ज्यादा हालात मुश्किल हो जाएं तो फिर भी कंटेस्ट जरूर करना चाहिए, चाहे वो इलेक्शंस में हार ही क्यों ना जाए? देखिए जी, ये जो स्टैंड लिया हुआ है पीसीआई ने, वोटर उनके पास है, पॉपुलर पार्टी वो है, लेकिन रास्ते उनके लिए मसदूद हैं। मैं तो चूंकि बिलीव करता हूँ कि बाईकाट मैं कभी भी नहीं करूंगा। मैं भी कैंडिडेट हूँ, मैं भी 149 से मेरे मुकाबले पे जहांगीर तरीन साहब हैं, लोगर साहब हैं, जो वसाइल के लिहाज से भी बहुत तमाम मामलात के अंदर उनकी जो रेपुटेशन है, वैसे उनके पास वोट एक भी नहीं है, उनका ताल्लुक भी नहीं है मुल्तान से, लेकिन वो कहते हैं जी के एमएलए यही बनेंगे। तो उसके बाद मुझे तो छोड़ देना चाहिए इलेक्शन का, लेकिन मैं कहता हूँ कि नहीं, आपको जब हम चलते हैं थोड़ा बहुत इसमें, फिर भी जमहूरियत का अमल आगे बढ़ता है। जो धांधली करता है वो हुकूमत फिर ज्यादा दिन रहती नहीं है, जो नहीं करते वो पूरा अपने टेन्योर पूरा कर सकते हैं। लेकिन अगर इस तरीके से धांधली की गई तो वो हुकूमत इनसे ज्यादा से ज्यादा 6 महीने से 8-10 महीने तक रहेगी। धांधली पर अब कायम हुकूमतें रह नहीं जाएंगी, उनकी उम्र घटती आई है पूरे प्रोसेस में। तो इसलिए अब धांधली जो है ये एक बेहुदा सा एक काम है, लेकिन करेंगे सही। ठीक। ये भी बताइएगा जावेद हाशमी साहब कि हर दौर में किसी न किसी के ऊपर रेड लाइन लगती रही है। मोहतरमा बेनजीर भुट्टो पे भी लगी, नवाज शरीफ साहब पे भी लगी, अब बानी पीटीआई पे भी यही नजर आ रहा है कि उनके नाम पर रेड लाइन है। तो मोहतरमा बेनजीर भुट्टो साहिबा का भी कमबैक हुआ, नवाज शरीफ साहब के साथ भी जब ये हुआ तो अब उनका कमबैक हुआ। आपको लगता है कि बानी पीटीआई के साथ भी कुछ ऐसा होगा कि इनका मामला कुछ और है, इनके साथ दोबारा वापसी मुश्किल है? देखिए, मैं समझता हूँ वो हिम्मत की है इमरान खान ने कि उसने इस वक्त तक स्टैंड लिया है और एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ स्टैंड लिया है। ये मुश्किल तरीन काम है जो वो कर रहा है। अगर वो खड़े रहते हैं तो फिर मुस्तकबिल उन्हीं का है। अगर नवाज शरीफ इमरान खान का खुद का ना हो तो उनकी पार्टी का होगा। आने वाली नस्ल के लिए वो ये काम कर देंगे और आने वाली नस्ल उनको अपना हीरो समझेगी। ठीक। जावेद हाशमी साहब, आपका जो गिला था बानी पीटीआई से 2014 के धरने के दिनों में ही, जब उन्होंने कहा था जी एम्पायर की उंगली की बात किया करते थे बानी पीटीआई, तो अब जो अभी आपने कहा कि उन्होंने बड़ा मुकाबला किया है, बड़ा स्टैंड लिया है, तो क्या अब इस जो अभी उनका माइंडसेट है या जो उनका तर्ज अमल है, इसके बाद आपके जो उनसे गिले शिकवे थे, क्या आप समझते हैं कि वो दूर हो गए? नहीं, मेरे गिले शिकवे नहीं थे। मैं चूंकि पॉलिटिकल वर्कर हूँ, मैं कह रहा था कि ये आप करेंगे और आपके साथ ये होगा, आप इनका सहारा ना लें। इस बात पे इमरान खान नहीं माने और उन्होंने इक़्तिदार में आ गए। मैंने कहा था फिर आपको उठा के फेंकेंगे और आप ये यार और मददगार हो जाएंगे। आप इंतखाबात होने दें, आपकी सीटें 70-80 आ जाएंगी। वो अपोजिशन जो होगी वो किसी के बाय से नहीं बन रही होगी, अवाम की अपोजिशन होगी। वो उसके बाद आपकी पार्टी बड़े अरसे तक इंतखाबात जीतती रहेगी। लेकिन अगर अभी आपने इक़्तिदार ले लिया तो उसके मतलब ये है जिनसे मदद ली है वो कल को आपको उठा के बाहर भी फेंक देंगे। फिर हुआ क्या? जो मैंने कहा था वही नहीं हुआ। ये गिला तो नहीं है, इसका तो उनको एहसास हो चुका है कि ये एक आदमी था जो मुझे सही मशवरा दे रहा था, लेकिन मैंने उस वक्त उसकी बात नहीं सुनी। तो ये तो हालात और वाकयात ने मेरी बात सच साबित कर दी। ठीक। आपको लगता है जावेद हाशमी साहब, ये आपसे मेरा आखिरी सवाल है कि कभी कोई ऐसा वक्त आएगा कि हमें ऐसी हुकूमत देखने को मिले जो बगैर किसी बैसाखी की हो, बगैर सहारे के हो?
बैसाखियों और सहारों के बगैर हुकूमतें बनाने के आदी हो जाए। अगर हम हमारी जो एस्टेब्लिशमेंट है उनके दिमाग में, क्योंकि उनके पास ताकत है, वो जब एस्टेब्लिशमेंट 20 साल 30 साल भी हुकूमत पाकिस्तान पे कर सकती है, लेकिन उसके नतीजे में पाकिस्तान का वजूद सिमटता जाएगा। हमसे वो शर्क़ पाकिस्तान अलग हुआ, हम कारगिल हम खो बैठे बहुत सारे मसाइल पे। बलोचिस्तान में जो आज हालात पैदा हो चुके हैं, तो इसलिए हम पाकिस्तान का वजूद को सुकड़ते हुए नहीं देखना चाहते। तो फिर हमारी एस्टेब्लिशमेंट को खुद ब खुद जो सिविलियन है उनकी बालादस्ती को कबूल करना होगा। नहीं करेंगे तो पाकिस्तान के लिए मुश्किलात बढ़ेगी, हमारी मुश्किलात खत्म नहीं होगी। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया आपका मखदूम जावेद हाशमी साहब कि आपने हमें आज के प्रोग्राम में वक्त दिया। नाज़रीन, एक ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद जब लौट कर आएंगे तो गुफ्तगू को आगे बढ़ाएंगे नए मेहमान के साथ। हमारे साथ रहिए। नाज़रीन, ब्रेक के बाद एक दफ़ा फिर आपको कहते हैं खुशामदीद। अब गुफ्तगू को आगे बढ़ाने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं रहनुमा इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी फयाजुल हसन चौहान साहब। चौहान साहब, आपको बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमें ज्वाइन किया। 2014 के धरने में, बल्कि उससे पहले 2013 में जनवरी में आपको याद होगा कि ताहिरुल कादरी साहब इस्लामाबाद गए थे। उस वक्त पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी और ताहिरुल कादरी साहब ने इस्लामाबाद में ब्लू एरिया के पास, उन्होंने रात का वक्त था, तो उन्होंने कहा मुबारक हो मुबारक हो। तो मैं भी आपसे गुफ्तगू का आगाज आपको मुबारकबाद से ही देकर शुरू करूंगा कि शेख रशीद अहमद साहब जो हल्का NA 56 से कंटेस्ट कर रहे हैं और उनके भतीजे NA 57 से 57 से उनके भतीजे शेख राशिद कंटेस्ट कर रहे हैं, उनको तो खैर जमानत उनकी मंजूर हो गई। शेख रशीद साहब दोबारा से धर लिए गए हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, इसमें मुबारक वाली बात तो नहीं है अली मुमताज भाई। बात यह है कि कहते हैं कि एज यू सो सो शैल यू रीप। बुनियादी तौर पे शेख रशीद साहब ने सारी जिंदगी एस्टेब्लिशमेंट की छतरी तरह सियासत की। मैं भी रावलपिंडी का रहने वाला हूँ, वो भी रावलपिंडी के हैं, तो मुझसे तो कोई चीज ढकी छुपी नहीं है। उन्होंने जो कुछ भी किया, जब भी इलेक्शन जीते, एस्टेब्लिशमेंट की मर्जी मंशा और उसकी छतरी तले और उसकी स्पोर्ट्स के साथ। इस दफा वो अंदाजे की गलती में मारे गए। अंदाजे की गलती ये थी कि एस्टेब्लिशमेंट के अंदर तो नहीं मैं कहूंगा, लेकिन यह कि अदारे के अंदर एक शख्स था कि जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बनना चाहता था, उसने इन सारों को बेवकूफ बना लिया। साबिक चेयरमैन तहरीक इंसाफ को भी, शाह महमूद कुरैशी साहब को भी, और इसमें शेख रशीद साहब भी, और इसमें बड़े बड़े लोग जनाब उस गलत अंदाजे की लहर में बह गए, और बुशरा बीबी भी बीच में ही थी। अब शेख रशीद साहब उस गलत अंदाजे की लहर में जो बहे, उसमें उन्होंने पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट और पाकिस्तान की रियासत के हवाले से जो नेगेटिव पूरा रोल तहरीक फसाद फिल अर्ज के अंदर अदा किया, वो सबके सामने है। हर वक्त जलाओ, घराओ, मार दो, साड़ दो, वाड़ दो, ये इनकी तकरीरें होती थी। ठीक है ना जी। अब होना ये चाहिए था कि इन जैसा सीनियर पॉलिटिशियन साबिक चेयरमैन तहरीक इंसाफ के साथ इतना एतमाद का रिश्ता रखता था, तो इन्हें समझाना चाहिए था उन्हें। हमें तो साबिक चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने नेड़े नहीं आड़ दिता सन, तो ये तो बहुत नेड़े सन। इनका फर्ज बनता था बींगा बुजुर्ग, बींगा सीनियर लीडर और बींगा एस्टेब्लिशमेंट के मंजूर नजर और उनके सर सदके 30-35 साल सियासत करने वाले की हैसियत से कि ये समझाते साबिक चेयरमैन तहरीक इंसाफ को कि जनाबे वाला आप गलत ट्रैक पे चढ़ गए हैं। जनाबे वाला आप पाक फौज और पाकिस्तान के रियासती अदारों के खिलाफ जो नफरत का झंडा हाथ में लेके निकले हैं, ये बुनियादी तौर पर गैर मुल्की एजेंसियों का, मुल्क दुश्मन एजेंसियों का और मुल्क दुश्मन अदारों का एजेंडा है। पिछले कई दहाइयों ना समझाने की सजा मिली है। काम ना करें, लेकिन उन्होंने इस काम नहीं किया, नहीं समझाया। उसके बावजूद जब ये पकड़े गए, अब सुनिएगा तसल्ली से, ये जब चिल्ला इन्होंने काटा, पहले तो भागे रहे। इन्होंने जो तकरीरें इनकी सुने, कहते थे कि जिस दिन साबिक चेयरमैन तहरीक इंसाफ को गिरफ्तार किया, सबसे पहले मैं निकलूंगा। लेकिन वो 5-6 माह तक जना पता नहीं किधर रहे, उनमें जुर्रत नहीं हुई बाहर निकलने की। अच्छा, जब निकले तो निकले भी नहीं बल्कि पकड़े गए, तो चिल्ला काटा। चिल्ले के अंदर मेरी इंफॉर्मेशन के मुताबिक
पांव पकड़ के, ठोडी पकड़ के, जो जो इन्होंने मिन्नतें और तरले किए, और फिर जो जो साबिक चेयरमैन तहरीक इंसाफ की जात, उनका किरदार, उनका खानगी जिंदगी से लेके उनकी 9 मई का जनाब पूरे का पूरा फसाद फिल अर्ज का एजेंडा और पूरी तहरीक फसाद फिल अर्ज, उसके मुतालिक जो जो मुलग़ज़ात इन्होंने वहां पर कहीं, मैं नहीं बता सकता। नहीं, लेकिन अगर उन्होंने ऐसा कहा, चौहान साहब एक सेकंड, अगर उन्होंने ऐसा कहा तो फिर तो वो इसीलिए तो वो चिल्ला काट के वापस आ गया ना, और सब ठीक हो गया। हाँ सुने ना, फिर वहां कमिटमेंट्स करके आए कि जनाब ना तो साबिक चेयरमैन तहरीक इंसाफ से मेरा लेना ना देना, ये लांती किरदार है, ये लांती तहरीक थी, ये वहां पे सारी डिस्कशन करके बाहर आए। अच्छा, बाहर आने के बाद इन्होंने देखा यार सोशल मीडिया जो पीछे से जबरान इलियास और इमरान गजाली और अमेरिकन CIA और जनाब अमरीकी अदारे और आलमी स्टैब्लिशमेंट और जनाब मुल्क दुश्मन ताकतें, इजरायली मोसाद, इंडियन रॉ, ये सारे के सारे जो सोशल मीडिया पे मिलके इन्होंने साबिक चेयरमैन तहरीक इंसाफ की तहरीक फसाद फिल अर्ज को पाकिस्तान के अंदर इतना उठाया हुआ था, जब उसके रिपरकशंस आए ये घबरा गए। वो शेख पुत्र थे, इन्होंने कहा ये तो घाटे का सौदा हो गया। मैं तो पब्लिक की जनाब इस पूरे बज़ाहिरन जो एक नेगेटिविटी की लहर थी उसका मैं कैसे सामना करूं। इन्होंने साथ ही ट्रैक चेंज किया। कहते हैं ना नस्ली और असली, नस्ली और असली वो होता है वो जिस जगह खड़ा होता है उस जगह का पता होता है लोगों को। मौजूदा दौर में आपकी नजर में नस्ली और असली कोई है? बद नस्ला होता है, सुने ना, जो मुनाफिक होता है ना, मुनाफिक वो 2 तरफा और 3 तरफा और 4 तरफा गेम खेलता है, हर तरफ को पूरा करने की कोशिश करता है। जो नस्ली होता है वो जिस जगह खड़ा है उसी जगह खड़ा है, वो दाएं बाएं शिफ्ट होगा तो पता होगा कि यार कहां तो फिर तो इस हिसाब से जो आपने डेफिनेशन दी है बानी PTI नस्ली और असली है, वो जहां खड़े हैं वो वहीं खड़े हैं। और वो तो फंस गए ना, और असली नस्ली की बात नहीं है, वो फंसे हुए, उनके साथ भी मामला ही नहीं हो रहा, वो तो मिलते तरले कर रहे हैं। अच्छा सुने इनकी स्टोरी सारी सुना दूं आपको। अब ये बाहर आए, बाहर आके जब सोशल मीडिया के अंदर इन्होंने सारी चीजें देखी, इन्होंने कहा यार नहीं, पासे सारे पूरे रखो। पासे पूरे रखना से इन्होंने जनाब इमरान साबिक चेयरमैन तहरीक इंसाफ और तहरीक इंसाफ की हमायत देने के लिए जनाब बयानबाजी शुरू कर दी। जब 2 दिन गुजरे ना, तो जिन्होंने इनको छोड़ा था उन्होंने जब थोड़े से पेच कसा ना, पुर्जे कसे, तो साथ ही जनाब इन्होंने बयान दिया, नहीं जी नहीं, वो तहरीक फसाद फिल अर्ज लांती तहरीक थी, ये लांती किरदार थे, 9 मई वाले, 9 मई का प्रोग्राम भी लांती प्रोग्राम था। ये किया तो फिर दोबारा जनाब इनके खिलाफ एक मूव चली, ये मुड़ दोबारा जनाब बैकआउट पे। वो एक बंदा था ना जिसने 100 लित्तर और 100 प्याज खाए थे, ये 100 लित्तर और 100 प्याज दोनों खा गए और एंड पे आके अब ये गिरफ्तार हो गए। भाईजान सियाना का हमेशा कूड़े के ढेर पे गिरता है। ठीक, लेकिन जिस केस में गिरफ्तार हुए हैं तब तो वो पाकिस्तान में उस दिन थे ही नहीं, वो तो उस दिन पाकिस्तान में थे ही नहीं, तो फिर उनको ना समझाने के नतीजे में और वहां जो कमिटमेंट से आके वापस बैक ट्रैक करने के नतीजे में उनको दोबारा गिरफ्तार किया गया, क्योंकि 9 मई वाले दिन तो वो पाकिस्तान में थे ही नहीं। अली मुमताज साहब पाकिस्तान के अंदर और बड़े सगीर के अंदर और दुनिया के ममालिक में अंडरवर्ल्ड और अपर वर्ल्ड के अंदर जितने लोग अपने मुखालफीन को कत्ल करवाते हैं, वो जितने होते हैं वो खुद कत्ल नहीं करते। वो जब कत्ल करवाना होता है, जब किसी के ऊपर हमला करवाना होता है, वो मुल्क से बाहर होते हैं, अपने इलाके से बाहर होते हैं, उसका प्रॉपर जनाब सबूत के तौर पे, प्रूफ के तौर पे चीजों को संभाल के रखते हैं कि मैं उधर नहीं था, और फिर काम करवा देते हैं। ये बातें ना करें कि वो नहीं थे। तो शेख रशीद साहब पिंडी के डॉन है। डॉन की बात नहीं कर रहा मैं, एक एग्जांपल दे रहा हूं आपको। आपने कहा वो मौके पे मौजूद नहीं थे जी, वो मौका मैं बता देता हूं। भाईजान पाक फौज के अंदर आप बगावत पैदा करने की तहरीक, हाँ, उसके अंदर आप राइट हैंड बन के आप तकरीरें करें, आप जनाब आर्मी चीफ की तैनाती के ऊपर जनाब पाकिस्तान की तारीख में पहली दफा इतना वल्गर तरीके से अटैक किया गया, लॉन्ग मार्च की सूरत में और पूरी तहरीक की सूरत में, आप उसकी क्यादत करें। आप जनाब पाकिस्तान की वो एजेंसी के जिसको सारी दुनिया मानती है, जो पाकिस्तान की आवाम के सर का झूमर है, जिसकी कुर्बानियों की वजह से हम सुकून के साथ सोते हैं, और उनके जनाब खुफिया वो मुजाहिद वो अपनी कुर्बानियां और अपनी ड्यूटियां देते हैं,
آپ اس کے ایک انتہائی ذمہ دار افسر اور جنرل کو قاتل قرار دینے والے شخص کی تحریک میں شانہ بشانہ دامے درمے سخنے آپ اس میں کردار ادا کریں تو کیا آپ کو شرم نہیں محسوس ہوگی کہ آپ بزرگ سیاستدان کہتے ہیں اپنے آپ کو؟ تو چوہان صاحب پابندی لگوائے نا، پابندی بھی تو نہیں لگی نا، کاغذات بھی منظور ہو گئے اور جتنے بھی ان کے ساتھ کے اور بھی لوگ تھے وہ اب بھی بیانات دیتے پھرتے ہیں، جلسے ملسے جو چھوٹے موٹے ہیں جلسیاں وہ کر رہے ہوتے ہیں، تو پابندی لگواتے۔ ہاں، یہ پاکستان کا ایک ڈیلیما ہے اور پاکستان کے عدالتی سسٹم کا۔ دیکھیں، میں نے پہلے بھی کئی جگہوں پہ اور آپ کے پروگرام میں بھی ایک کمپیریزن کیا تھا کہ آج سے 2.5 سال پہلے ڈونلڈ ٹرمپ کی 2 تقریروں سے متاثر ہو کر اس کی پارٹی کے سینکڑوں لوگوں نے واشنگٹن میں کیپٹل ہلز میں واقع ان کا جو پارلیمنٹ ہاؤس ہے کانگریس کا بلڈنگ، اس کے اوپر حملہ کر دیا۔ وہاں پہ رول آف لا تھا، وہاں پہ قانون کی عملداری تھی۔ کیا ہوا جناب؟ 1 ہفتے کے اندر 1150 لوگوں پہ پرچہ ہوا اور تقریباً 4 مہینے کے اندر ان میں سے 950 بندوں کو 2 سال سے لے کے 18 سال کی قید ہو گئی اور وہ سارے جیلوں میں سڑ رہے ہیں۔ یہ ہوتا ہے رول آف لا۔ 2 تقریریں اور 1 حملہ۔ آپ کو پتا ہے 9 مئی کو کتنی جگہوں پہ حملہ ہوا ہے؟ 450 مقامات پہ، جس میں سے 250-300 آرمی کی انسٹالیشن تھی۔ کیف کھنڈر جو ہے اس کو آگ لگانے کے لیے بھی لوگ گئے۔ تو آپ بتائیں، یہ پاکستان کا عدالتی سسٹم ہے۔ اس عدالتی سسٹم کے اندر آپ ان کو ہیرو بنا رہے ہیں، آپ ان کو سر پہ بٹھا رہے ہیں۔ آپ کا سوال بالکل جائز ہے کہ پھر ان کے کاغذات نامزدگی کیوں منظور ہو رہے ہیں؟ تو پھر جن نے منظور کیے، آپ کیا ہمیں ایک مطلب بٹوین دا لائنز یہ بتا رہے ہیں کہ جن نے ان کے کاغذات منظور کیے ان ججوں کے استعفے آ رہے ہیں؟ بھائی وہ تو استعفے اوپر ابھی تحریک فساد فی الارض صرف سیاست کے اندر نہیں تھی، وہ ادارے کے اندر بھی تھی، وہ جوڈیشری کے اندر بھی تھی، سیاست کے اندر بھی اینڈ پہ آ گئی۔ جس دن بلہ چھینا گیا نا ان سے قانون کے تقاضوں کے مطابق، پارٹی ختم ہو گئی ہے، پارٹی بالکل فنش ہو گئی ہے۔ ایک تو وہاں پہ خاتمہ ہوا، دوسرا خاتمہ مظاہر نقوی سے لے کے جسٹس اعجاز الاحسن اور اس کے علاوہ بھی کسی کا ہے؟ آپ پنڈی میں رہتے ہیں، باخبر آدمی ہیں آپ۔ سر بات یہ ہے احتساب کا باخبر آدمی آپ احتساب کی بات بعد میں کریں گے، میں نے بڑا ڈائریکٹ سوال پوچھا ہے۔ احتساب جوڈیشری کے احتساب کی بات کر رہا ہوں۔ جی آپ نے مظاہر علی اکبر نقوی صاحب کی بات کی، آپ نے اعجاز الاحسن صاحب کی بات کی، تو کیا کسی اور کا بھی استعفیٰ آ رہا ہے؟ پوری بات تو سن لینا، احتساب کا کدو کٹے گا تو سب میں بٹے گا۔ اچھا، who's next؟ جس نے سلسلہ فیضیہ سے فیضیاب ہو کر پاکستان کی فوج کے اندر بغاوت پیدا کرنے کی تحریک کو سپورٹ کیا، جس نے پاکستان کے اندر ریاستی اداروں اور ریاست کے خلاف بغاوت کرنے والوں کو سپورٹ کیا، وہ اپنے ملک کی جان تک پہنچے گا۔ ٹھیک ہے، میں ایک بریک لیتا ہوں۔ آپ نے نام تو نہیں بتایا اور میں نے آپ سے بار بار کہا بھی کہ آپ باخبر آدمی ہیں اور آپ یہ کہیں گے کہ اب میں بھی، چونکہ شیخ رشید صاحب یہ کلیم کرتے تھے کہ میں تو یہ پرائیویٹ ٹیلی ویژن چینلز لانے والوں میں سے ہوں، تو مجھے تو پتا ہے یہ لائٹنگ بھی کیا ہوتی ہے اور جو سوال پوچھے جاتے ہیں اس کو کیسے جو ہے وہ اس کے ارد گرد گھومنا ہے، لیکن جواب مرضی سے دینا ہے۔ لیکن پھر بھی چوہان صاحب آپ کے پاس جواب شاید اس کا ہے میرے اندازے کے مطابق۔ بریک لیتے ہیں جی، ملاقات ہوگی بریک کے بعد۔ ویلکم بیک آفٹر بریک جی۔ فیاض الحسن چوہان صاحب ہمارے ساتھ آج کے پروگرام میں موجود ہیں۔ چوہان صاحب، آپ نے وقت پہ جاتے ہوئے بتایا تو نہیں تھا کہ کیا کسی اور کا استعفیٰ آ رہا ہے یا نہیں آ رہا، ایک دفعہ پھر پوچھ لیتا ہوں، شاید آپ کا دل مانے تو بتا دیں۔ نہیں، آپ کو انشاءاللہ بہت کچھ اگلے 8-10-15 دن کے اندر بھی نظر آئے گا۔ اور 8 فروری کی رات کو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے اندر جو 2 سال سے جاری تحریک فساد فی الارض ہے اس کے اوپر بالکل خاتمے کی مہر انشاءاللہ جو ہے وہ لگ جائے گی اور پاکستان کی اندر ایک سکون آئے گا کہ جو آج سکون نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، آپ دیکھ رہے ہیں جوڈیشری کے اندر قاضی فائد عیسیٰ صاحب کے خلاف اس وقت جو ججز کے خلاف جو اس وقت کمپین چل رہی ہے، پچھلے 12 سالوں سے علی ممتاز بھائی 12 سالوں سے اس پاکستان کے اندر تحریک انصاف کی سوشل میڈیا کے تحت اور خصوصاً پچھلے 2 سالوں میں کس کو غدار، لوٹا، میر جعفر، میر صادق، جانور، نیوٹرل، آپ کا جناب کیا کیا لفظ، ڈلٹی ہیری، قاتل، کس کو نہیں کہا گیا؟ ٹھیک، ججز کو،
रिस्पेक्टेबल जजेस को, जुडिशरी, फौज के अफसरान, आपके जनाब सियासी मुखालफीन। तो कहने का मकसद ये, आप देखें काजी फायद ईसा साहब के हवाले से जो पिछले 3-4-5 दिन से, पहले जनाब चीफ जस्टिस आबिद फारूक साहब के हवाले से थी, फिर कोई ना कोई जज आपके दिलावर साहब के हवाले से, कोई बंदा नहीं बख्शा इन्होंने। अच्छा, अब मैं यहां पर कुछ अर्ज कर दूं सर, एक सेकंड यहां पर जरा मुझे दीजिएगा। आपने अभी काजी फायद ईसा साहब के खिलाफ जो कैंपेन हुई है उस पर आपने बात की, जो ट्रोलिंग हुई है, मैं एग्री करता हूं कि देखें, आप इख्तलाफ जरूर करें, तनकीद करें, लेकिन फिर उसमें ये गालम गलोच नहीं होना चाहिए। लेकिन उसके बरक्स ये क्या पहली बार हो रहा है? इससे पहले भी आप देखिए, उमर अता बंदयाल साहब के खिलाफ आपके जो इत्तेहादी हैं, आपके अब तो बड़े आपके प्यारे हो गए ना, पहले तो आप उन्हें चोर डाकू सब कुछ कहते थे, उनकी तरफ से जो उमर अता बंदयाल साहब के खिलाफ कैंपेन चलाई गई, इजाजुल एहसन साहब के खिलाफ चलाई गई, मज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब के खिलाफ चलाई गई, मुनीब अख्तर साहब के खिलाफ चलाई गई, सबके खिलाफ ही चलाई गई, तो वो क्या ठीक था? सारा मामला नहीं होना चाहिए था। नहीं, बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है। मैं जब इंफॉर्मेशन मिनिस्टर था पंजाब के अंदर, मैंने वहां पर उस वक्त एक सोशल मीडिया साइबर फोर्स बनाई, उठाई 3000 नौजवानों की। मैंने उनको पहली पॉलिसी स्टेटमेंट ये दी कि किसी सियासी मुखालिफ को और किसी एंकर को आपने क्रिटिसाइज नहीं करना उनकी जात के हवाले से, उनके किरदार के हवाले से। आपने पंजाब हुकूमत की जितनी पॉजिटिव अचीवमेंट्स हैं सिर्फ उनको हाईलाइट करना है। मैंने एक पॉजिटिव तरीके से शुरू की। साबिक चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने अरसलान खालिद के कहने पे, इसी जबरान इलियास के कहने पे, इसी इमरान गजाली के कहने पे मुझे जो दूसरी दफा मिनिस्ट्री से उतारा, उसकी बुनियादी वजह यह थी कि मैं एक पॉजिटिव सोशल मीडिया टीम बना रहा था, मैं एक पॉजिटिव सोशल मीडिया वॉरियर्स बना रहा था, मैं एक डिसेंट तरीके से अपनी जंग लड़ने के लिए अपनी पार्टी की या अपने हुकूमत की मैं एक पॉजिटिव फोर्स तैयार कर रहा था। उनका पॉजिटिव नहीं चाहिए, हमें वो चाहिए जो गाली दे, जो नंगी गाली दे, जो एंकर क्रिटिसिज्म करे। हम हर रोज देखते थे, कभी जावेद चौधरी के खिलाफ, कभी मंसूर अली खान के खिलाफ, कभी किसके खिलाफ, कभी किसके खिलाफ, बाकायदा प्री प्लान सोशल मीडिया तहरीक इंसाफ की, ऊपर से पार्टी लीडर की हिदायत पे आपकी ट्रोलिंग होती थी। क्यों? उसने एक टॉक शो के अंदर इंट्रो आपके खिलाफ दे दिया, उसने एक टॉक शो के अंदर 2 आपकी पॉलिसीज के खिलाफ जनाब बयान दे दिए या 2 जुमले कह दिए। ये क्या तरीका है? तो जनाब बात यह है, जो चीज गलत है वो गलत है, लेकिन इन्होंने जो अब इंतहा मचा दी है, ये दज्जाली जो है ना भेड़िए तैयार करके, ये दज्जाली जो है ना वो जानवर तैयार करके सोशल मीडिया पे, ये तो अच्छा, मैं सोशल मीडिया के हवाले से आपको बड़ा दिलचस्प एनालिसिस आपके साथ। आपकी नजर में अगर सोशल मीडिया इतना इंपॉर्टेंट है, और डेफिनेटली है, तो आपकी अपनी पार्टी की सोशल मीडिया टीम तो बड़ी हल्की, बड़ी ठंडी चल रही है। गो कि आपने जिस बंदे को इंचार्ज बनाया वो तो पहले पीटीआई में होता था। अच्छा, मैं आपको बड़ी दिलचस्प सोशल मीडिया की मनफी असरात के हवाले से, आपको पता है कि आज से 2.5 साल पहले 2020 में बरतानवी शाही खानदान है, शहजादा विलियम और शहजादा हैरी, इनकी और फिर शहजादा हैरी जो है, प्रिंस हैरी, उसकी जो बीवी है, उसके खिलाफ एक बहुत कैंपेन चली 2020 में, और यहां तक चली कि उन्हें अपना शाही टाइटल वापस देना पड़ा। दोनों मियां बीवी, छोटा शहजादा और उसकी बीवी, वो लंदन छोड़ के अमेरिका में इस वक्त कनाडा चले गए, कनाडा चले गए। आपको पता है उसकी फिर जनाब एक ट्विटर इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी है बरतानिया की, 2021 में उसने इन्वेस्टिगेट किया कि यार ये जो सोशल मीडिया कैंपेन चली थी इन मियां बीवी के खिलाफ, शहजादा शहजादी के खिलाफ, वो कहानी क्या थी। तो आपको पता है उसके आउटपुट और उसके आउटकम क्या थी? आउटकम ये थी कि टोटल 83 ट्विटर अकाउंट थे। उन 83 ट्विटर अकाउंट्स में 1,14,000 ट्वीट किए गए, और वो 1,14,000 ट्वीट 1,70,00,000 लोगों तक उसकी रीच हुई, और उसमें नंगी तस्वीरें जनाब आपकी मिसेस हैरी चार्ल्स की, उसमें जनाब जो नंगा गंदा मवाद, और एंड पे आके शाही खानदान भी तबाह, उसका घर भी तबाह, और वो जनाब बैठ के जाके कनाडा में। ये तो 83 अकाउंट थे पाकिस्तान की फौज के खिलाफ, पाकिस्तान की ISI के खिलाफ, पाकिस्तान की रियासत के खिलाफ, पाकिस्तान की अदालत के और अदलिया के सिस्टम के खिलाफ। इस तहरीक इंसाफ की सोशल मीडिया टीम साबिक चेयरमैन तहरीक इंसाफ की क्यादत में अमेरिका में बैठ के अमेरिकन नेशनैलिटी होल्डर रखते हुए उन्होंने जो तूफान बदतमीजी पिछले 2 साल से मचाया, वो तो मैं कहता हूं कि वो 83 अकाउंट तो कुछ भी नहीं उसके सामने।
یہ ہم بھگت رہے ہیں اس وقت. ٹھیک ہے. یہی اچھا آپ پاکستان بھگت رہا ہے. چوہان صاحب آپ آتے ہیں دوسرے معاملے کی طرف. آپ کا اتحاد جس پارٹی سے ہوا ہے اس پارٹی کے بارے میں آپ کے جو روشن خیالات تھے آپ کو وہ یاد ہے نا, اور آپ کے معاملے میں جا کر وہ پیار محبت وہ ایڈجسٹمنٹ کدھر گئی؟ کوئی ایشو نہیں ہے. یا میں نے اس خاکداں سے کنارہ جہاں رزق کا نام ہے آبادانہ, حمام و کبوتر کا بھوکا نہیں میں کہ بہ باز کی زندگی زادانہ, چپٹنا پلٹنا پلٹ کر چپٹنا, لہو گرم رکھنے کا ایک بہانہ, پرندوں کی دنیا کا درویش ہوں میں کہ شاہی بناتا نہیں آشیانہ. میں پارٹی کے ساتھ اپنی آئی پی پی کے ساتھ بھی گریسفلی کھڑا ہوں, اور میں اپنی اس نظریاتی کمپین جو پچھلے 7.5 مہینے سے میں یہی تو کہنا چاہ رہا تھا نا چوہان صاحب کہ جتنا آپ نے آئی پی پی کو, جتنا آپ نے لتاڑا آپ نے پی ٹی آئی اور آئی پی پی کو جتنا آپ نے ڈیفینڈ کیا ہے ٹیلی ویژن پر الیکٹرانک میڈیا پر آ کر پچھلے گزشتہ یہ 1 سال سے 9 ماہ سے, یہ تو آپ کی پارٹی میں کسی اور نے نہیں کیا. تو آپ کی مرتبہ اون چودھری صاحب کو وہاں پر ایڈجسٹمنٹ کرا کے سیٹ دے دی, انہوں نے اپنے پوسٹر لگائے, پوسٹر بھی کنفیوژن ہے, شاہین بھی بنا ہوا ہے, نواز شریف کی تصویر بھی لگی ہوئی ہے, جہانگیر خان ترین صاحب کی بھی لگی ہوئی ہے. میں تو ذاتی طور پہ میں نے بیک آؤٹ کیا, میں الیکشن لڑ سکتا تھا. 3 وجوہات ہیں بنیادی. پہلی وجہ یہ تھی کہ میرا حلقہ 75% جو ہے نا وہ چینج ہو گیا. میں نے جو 20-22 سال پالیٹکس کی الیکشن کی جس حلقے میں, وہ 75% وہ ایریا کاٹ دیا گیا, نیا ایریا تھا اور ٹف حالات تھے, نئی پارٹی تھی جس کی نہ کوئی تنظیم تھی اور معاملات بھی بڑے سینسٹیو تھے. پہلی چیز. دوسری چیز, میں نے حرام کے چوکے چھکے نہیں لگائے ہوئے تھے کہ میں 5, 6, 7, 8, 9 کروڑ روپیہ اپنے بیوی بچوں کا پیٹ کاٹ کے میں جناب وہاں پہ لگاؤں. تو تیسری سب سے امپورٹنٹ چیز, بھائی جان میں 15,000, 10,000, 20,000 ووٹ لے بھی لوں اور میرے لیے کوئی مشکل نہیں تھا, لیکن اس کا فائدہ کنسیکوینٹلی کس کو تھا؟ تحریک فساد بن ارض کو تھا, اس کے کینڈیڈیٹ کو تھا. یعنی کہ پی ٹی آئی کو فائدہ نہ پہنچے, نون کو فائدہ پہنچ جائے. آپ نون کے لیے کیمپیننگ کریں گے, جن کے بارے میں آپ کے خیالات یاد ہے نا آپ کو, آپ ماشاءاللہ ذہین آدمی ہیں, یادداشت آپ کی کئیوں سے بہت بہتر ہے, آپ کو سب یاد ہوگا آپ نے کیا کیا کچھ کہا ہے. جو پاکستان کی ریاست اور پاکستان کی فوج کے خلاف نفرت پیدا کرے گا عالمی طاقتوں کی شہ پہ, فیاض الحسن چوہان اس کے خلاف سیسا پلائی ہوئی دیوار پر. تو کیا ڈان لیکس کے معاملے میں نون لیگ نے کچھ نہیں کیا تھا؟ ڈان لیکس کا جب معاملہ آیا تھا سامنے, جو پھر جو ہے وہ نو کامنٹس والے فیز تک, اس سے پہلے جو مریم نواز صاحبہ فرماتی رہی ہیں ہمارے جو ہے وہ سپہ سالار کو لے کر, ہماری پاک افواج کو لے کر, آپ کو سب یاد ہے نا سر؟ جناب والا, ان میں سے کسی نے 450 مقامات کے اوپر حملہ نہیں کیا تھا, ان میں سے کسی نے جی ایچ کیو پہ حملہ نہیں کیا تھا, ان میں سے کسی نے میاں والی ایئر بیس پہ جو جے ایف تھنڈر 5-5 ارب روپے کا کھڑا تھا, پاکستان کی جناب ایئر فورس کا سرمایہ اور پاکستان کے 25 کروڑ عوام کا سرمایہ, اس کو آگ لگانے کے لیے الو کے پٹھے وہ نہیں گئے تھے. وہ ویسے سازش کرتے رہے ہیں. حمداللہ محب سے جو اشرف غنی کا ایڈوائزر تھا وہاں پر ایون فیلڈ میں بیٹھ کے ملاقاتیں کرتے رہے ہیں. بھائی سن لو سلی سے مجھے 2 منٹ بولنے دیں. 2 منٹ ضرور. بس ایسے سوال پوچھا آپ نے. جناب والا, ان میں سے کسی نے فزیکل, میرے بچے لیفٹیننٹ میرے بچے ہیں, کپتان میرے بچے ہیں, سیکنڈ لیفٹیننٹ میرے بچے ہیں, ان میں سے کسی نے میرے بچوں کے اوپر ڈنڈے نہیں مارے تھے. ان میں سے کسی نے میرے وہ شہداء جو میری عزت ہے, میرے سر کا جھومر ہے, 25 کروڑ عوام کے سر کا جھومر ہے, جنہوں نے میرے اور آپ کے لیے قربانیاں دی ہیں, ان کی تضحیق نہیں کی تھی. ان میں سے کسی نے ایم عالم کا وہ پیارا جس کو انڈین ایئر فورس چھو نہیں سکی تھی, اس کو جناب بلے سے اور ڈنڈوں سے توڑ کے ساری دنیا کے سامنے ریزہ نہیں کیا تھا. آپ کیا بات کر رہے ہیں؟ یہ چھوٹی چیز تھی 9 مئی, یہ چھوٹی چیز تھی, آپ نے فوج کے خلاف نفرت پیدا کر دی. آج سے 30 سال پہلے عالمی اسٹیبلشمنٹ نے, انڈین را اور اسرائیلی موساد نے یہ پالیسی طے کی تھی کہ پاکستان کو ڈی اسٹیبلائز کرنا اور تباہ کرنا ہے, تو پاک فوج اور پاک عوام کے درمیان نفرت پیدا کرو. یہ سابق چیئرمین تحریک انصاف, اسی یہودی لابی, اسی ختم نبوت کے منکروں کی لابی کے تحت وہ یہی کام کرنے آئے تھے. ہم سب کو استعمال کر کے وہ یہ کام کر گیا. آج پاکستان کے نوجوانوں کا ذہن دیکھو, آج پاکستان کی عوام کا ذہن دیکھو. یہ چاہتے ہیں کہ شام بنے پاکستان, یہ چاہتے ہیں عراق بنے, یہ چاہتے ہیں یمن بنے, یہ چاہتے ہیں لبنان بنے, جہاں پر یہی سہانے خواب دکھائے گئے تھے. Agreed with you, I agree with you 100%. لیکن سر زبانی کلامی گالیاں دینے والے کو آپ معاف کر دیں گے؟ یار دیکھو پھر وہی بات, آپ خدا کا واسطہ ایک گالی دینے والے کو اور ایک قتل کرنے والے کو برابر کھڑا کر رہے ہیں, برابر کھڑا کر رہے ہیں.
نہیں ایک گالی بندہ صرف زبانی برا بلا کہتا ہے، ایک بندہ قتل کر دیتا ہے. نہیں، وہ زبانی ایک برا بلا بندہ نہیں کہہ زبانی رہا ہے، گالی وہ نکالتا باقاعدہ ایک بندہ کیمپین سیدھا چلا رہا اپنی عزت کے اوپر ہے، ہاتھ وہ ڈالتا ہماری بدنامی آپ کے تو لیے برابر وہ کریں. انٹرنیشنل فورمز پہ بدنامی کر رہا ہے ہماری. زبانی کلامی صرف زبان نہیں چلا رہا کہ گالی صرف دے رہا بھائی ہے. سمجھ گئے نا، بندے کے پتر بن گئے نا، سمجھ گئے بندے کے پتر بن گئے، سیاستدان تھے، چھپٹے پلٹے، ٹھیک ہے نا. وہ یہ تو اپنے آپ کو ریڈ لائن بنا بیٹھے تھے. نعوذ باللہ معاذ اللہ. ریڈ لائن صرف ناموس رسالت اور ختم نبوت. ناموس ریڈ لائن صرف بینگا پاکستانی پاکستان. پاکستان. آپ نے کہا مجھے کوئی چھو نہیں سکتا، میں قتل کروں، میں ذل شاہ مرواؤں، میں جناب کرپشن کروں، میں مالی اخلاقی بدماشیاں کروں، میں بغاوت کرواؤں، میں ریاست کو تباہ کروں، میں فوج کے اندر بغاوت کراؤں، میں ریاستی اداروں کے خلاف بولوں، مجھے کوئی ہاتھ نہ لگائے. ٹھیک ہو گیا. میں غیر ملکی طاقتوں کے اشاروں پہ ناچ کے پاکستان کو ڈیسٹیبلائز کروں، مجھے کوئی ہاتھ نہ لگائے. بھائی یہ تو عجیب ڈرامے بازی. بالکل ٹھیک. چوہان صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں جوائن کیا، اور آپ کے لیے ہماری بیسٹ وشز ہیں، اس لیے بھی کہ ہم نے خود دیکھا ہے، میں اس کا وٹنس ہوں کہ جس طرح پچھلے 9 مہینے میں آپ نے آواز بلند کی ہے اور اپنا موقف جو ہے وہ سب تک ویورز تک پہنچایا ہے. اور اس میں جہاں تک بات ہے 9 مئی کی، تو اس میں تو ڈیفینیٹلی کوئی اس میں دوسری رائے نہیں ہے کہ جو آپ نے کہا ہم سب اسے انڈورس کرتے ہیں کہ جو کوئی بھی اس طرح کی کسی بھی کارروائی میں ملوث ہوگا اس کو معاف نہیں کیا جا سکتا. اس کے ساتھ ہی آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے. مجھے علی ممتاز کو دیجیے اجازت. اللہ نے کے بعد.